हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडू मंत्र और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के चैप्टर में है। और ये 2024-25 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो जो भी चीजें आपको देखोगे आप, ठीक है, वो सब आपके सिलेबस में आ रही होंगी। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बोल रहा हूँ, पर मैंने देखा जाए तो मेजरली सब कुछ कवर कर ही लिया एक तरीके से। ठीक है, तो देखें, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। वैसे ना तुमने जो कहा था कि सर डेरिवेशन वो जो इंपॉर्टेंट जितने भी मेजर चैप्टर्स का वो करा दो, वो ये चैप्टर के साथ हो जाएगा हमारे साथ। और वेव ऑप्टिक्स में वैसे कोई कुछ खास बचा नहीं है, सब कुछ काफी कुछ डिलीट कर दिया गया है, तो डेरिवेशन के नाम पे ऐसे कुछ बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो अगला चैप्टर कौन सा चाहिए होगा ना, वो तुम कमेंट में बताओगे बिफोर मूविंग अहेड। ठीक है, और इस चैप्टर में तुमको ना ज्यादा टेंशन नहीं होगा अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 यानी चैप्टर 1 चार्जेस एंड फील्ड वाला और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 दैट इज द पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अगर वो दो चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं ना, तो ये बिल्कुल उसी का ना मिरर होने वाला है, क्योंकि वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी थी और ये मैग्नेटिक फील्ड की कहानी होगी। ठीक है, तो सब कुछ जो तुमने वहां कूलम्स लॉ पढ़ा वो यहाँ पर बाइट साइवर्ट लॉ बन जाएगा। जो वहां पे तुमने अरे वो क्या पढ़ा था भाई, गॉस थ्योरम, तो वैसे यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ हो जाएगा। तो ऐसे करके ना चीजें कंपैरिजन से पढ़ी जाएगी। और जो बच्चा उसको नहीं पढ़ा है ढंग से, भाई पढ़ के आओ, दोनों का बना हुआ है, मैंने बना दिया उसमें डेरिवेशन वाली। ठीक है, अगेन सेइंग, मैं जब बोल रहा हूँ डेरिवेशंस, ये तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगभग खत्म कर दे रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा है और खत्म कर। आइए शुरू करते हैं। मैं कुछ ना पहले कुछ बेसिक थ्योरी से कंपेयर करवा देता हूँ कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ, जिससे एक आइडिया दिमाग में बैठ जाए। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक बातें पता है तुमको कि हाँ 600 BC में थेल्स ऑफ मेलेटस ने मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कवर किया था। ये वो चीज़ है जो तुमको पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, लाइक अनलाइक का क्या थ्योरी है, दो पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट। 10th में ये सारी चीजें तुमने पढ़ी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कि मैग्नेटिक फील्ड का असल में जन्म होता कैसे। जैसे किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बस चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो जाता है। सो आप ये कह सकते हो कि चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये भी थोड़ा सा अभी ऐसे ले आता हूं कि चार्ज अगर रेस्ट में भी है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है, सो स्टैटिक चार्जेस कैन गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस एट रेस्ट कैन गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ सकती। पर वही चार्ज जब मोशन में आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और चीज क्या शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर वो बनाना शुरू कर देगा। चार्ज मूव करने लगा, करंट में भी वही होता है, चार्ज का ही मोशन होता है कंडक्टर के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूं कि अ स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मूविंग चार्ज और करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड, एक एटम के अंदर भी है, किसी मैग्नेट की चीजों में भी, उसके अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं, उसका कुछ लॉजिक है जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है सर। ठीक है, अभी एक और बात कि चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर मूव करने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी सपोज यहां बोल रहा हूं, अगर एक्सिलरेशन आ गया तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। चार्ज अगर एक्सिलरेट करेगा तो क्या होगा, जरा क्वेश्चन मार्क का आंसर नीचे कमेंट में बताओगे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है वहां से। और देख लो यहाँ पे क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड इज सर डेरिवेशन करा रहे हो आप, क्या बता रहे हो? अरे फटफट देख लो भाई, डेरिवेशन का बेसिक कंसेप्ट तैयार होना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही आगे होंगे यार। मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड, भाई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, स्पेस अराउंड द मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ये तो सिंपल सी बात है। इसके बाद जैसे मैं बताया था कंपेरिजन के बारे में, थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि जैसे वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, वैसे ही एक वेक्टर यहां पर होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसको हम बी कहेंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगा किसी भी पॉइंट पे। एंड दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन, क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, सो दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी।
याद रखना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैग्नेटिक। उसके बाद दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स, इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वो टेस्ला है, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट इसकी क्या है, सीजीएस यूनिट है गॉस, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। कई बार जो है तुमको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में गॉस में दिया होगा तो टेस्ला में बदलने के लिए 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस, राइट। यहाँ पर एक और बात जो कि मैं बेसिक के साथ जोड़ रहा हूँ, पर एक तरीके से तुम समझ लो कि ये बहुत जान ऑफ दी चैप्टर है। जैसे किसी भी पॉइंट पे अगर तुमको एक चार्ज, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है, ई के अंदर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, F = Q × E, Q × E होता है। वैसे ही अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखा है तो फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये B है, इसमें चार्ज रखा हुआ है, तो क्योंकि रखा हुआ चार्ज इज नॉट मैग्नेटिक, तो खुद मैग्नेटिक नहीं है, तो बाहर का मैग्नेट उस पर क्या ही फोर्स अप्लाई कर सकता है। फोर्स तो तब अप्लाई होगा जब वो मैग्नेटिक बनेगा। मैग्नेटिक कब बनेगा, जब वो मूव करेगा। तो मान लो अभी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चार्ज को ऐसे मूव करा रहे हैं, चार्ज की वैल्यू Q है और उसका वेलोसिटी है मान लो V। तो मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इज मूविंग दिस वे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है यहां से टू चार्ज ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा है, ये देखो एंगल दिख रहा है, थीटा है। सो दिस इज दैट एंगल थीटा, ओके। चार्ज की वैल्यू Q है। अब इस पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है दैट इज गिवन बाय उसका, देखो इट इज सिंपल, दैट फोर्स इज, सीधी सी बात है, वो चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट विल आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ऑफ कोर्स, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, दो चीजों पर डिपेंड करेगा ही। और एक और चीज पे वो डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडिंग ऑन दी V sin थीटा। सिंपली वेलोसिटी आने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि अगर वो B के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, अगर वो चार्ज एग्जैक्टली B के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तब तो क्या ही फोर्स तो तब एक्सर्ट होगा जब B से परपेंडिकुलर भागे, तगड़ा फोर्स होगा है मैक्सिमम। फिलहाल हमने परपेंडिकुलर नहीं लिया ना पैरेलल लिया, हमने थीटा लिया। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ये वाला कंपोनेंट तो कॉस हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन V sin थीटा, ठीक है। सो F = Q × V × B sin थीटा। अब ये Q तो भाई ठीक है, मतलब स्केलर है। VB sin थीटा का मतलब, VB sin थीटा का मतलब क्या हो गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। सो V × B, Q × V × B, दिस इज द फोर्स फॉर्मूला फॉर फोर्स exerted on the charge moving in external magnetic field, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन है, इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। यार सिंपल सी बात है, मतलब कि इफ दिस इज, मान लो कि ये तुम्हारा वेलोसिटी Q यहाँ पर जा रहा है, सो V ये हो गया और ये B हो गया, तो V × B इज दिस डायरेक्शन। तो फोर्स यहाँ पर राइट हैंड रूल से दिया जाएगा। मुझे ना यहाँ पर तुमको डायमेंशन बताना है, किसका डायमेंशन बताना पता है, B का डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन तुमको यहाँ से बताना है, मुझे आराम से बता दोगे। और अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ के है, तो अच्छा, तो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, मतलब डेरिवेशन आप शुरू करेंगे, ये तो ऐसी चीज में। अब स्टार्ट करते हैं। यस, क्या बोला मैंने, इट इज एनालॉग ऑफ, बिल्कुल भाई, एकदम भाई लगेगा, एकदम मतलब कॉपी पेस्ट लगेगा किसका, कूलम्स लॉ का, ठीक है। कूलम्स लॉ का ही जैसा है बायट-सैवर्ट लॉ, BS लॉ, ठीक है, ब्रदर्स लॉ, ओके। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो लेट अस टेक दैट स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। ठीक है, मैं यहां लेता हूं वो स्मॉल करंट एलिमेंट जो है, यहाँ लेता हूँ। सो दिस इज अ कंडक्टर, इंटीग्रस कंडक्टर में एक छोटे से एलिमेंट की वजह से क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा। सो इसका लेंथ है मान लो dl, स्मॉल लेंथ dl, एंड करंट इसमें, इसका डायरेक्शन, dl का डायरेक्शन क्या रहेगा, जो करंट का डायरेक्शन है, आप समझ लो, इसको ऐसा वेक्टर यूज करने वाले बाद में। तो dl का डायरेक्शन वो रहेगा जो करंट का डायरेक्शन है, और जो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट यहाँ पर है, वो पॉइंट है P, एंड इनके बीच में, यानी कि अगर मतलब ये यहाँ से पोजीशन वेक्टर r जितने हैं,
दूरी पर है, ठीक है, तो ये मैं ये कहूंगा कि भाई dl और r के बीच में, dl और r के बीच में, फिलहाल मैं वेक्टर नहीं दिखाता, इसे दिखाता हूं, द एंगल इज थीटा। ओके, तो आप समझ रहे हो क्या है यहाँ पे कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया हमने, कंडक्टर का छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, और उसमें करंट है ऑफ कोर्स, और उससे p जितनी दूरी, मतलब उससे r जितनी दूरी पे एक पॉइंट p है, और इसी पॉइंट पे मुझे क्या बताना है, इसी पॉइंट पे मुझे दैट स्मॉल इंडक्शन वैल्यू मेरे को बतानी है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लिया अपन ने, और यही बताता है कौन, बायट-सैवर्ट लॉ। सर क्या हमके वही खतरनाक सा डेरिवेशन करना, नहीं करना है। तुमने कूलम्स लॉ में क्या किया था, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ भी वैसे ही करेंगे कुछ यार, ठीक है, तो इधर भी वही रहेगा। सो क्या क्या फैक्टर्स है जरा देख लो, हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, थीटा जैसा एंगल भी आ गया, आर भी आ गया, आई डी एल सब कुछ आ गया, तो इन सब के फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होगा, कैसा डिपेंडेंस है वो देख लो। सो दी magnetic induction at any given point, any given point near a current element या near a small current element नियर अ स्मॉल करंट, करंट एलिमेंट मतलब क्या है, करंट कैरिंग छोटा सा लेंथ, ठीक है, करंट एलिमेंट इज गिवन बाय, क्या डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स एज, अब कैसे डिपेंड करते हैं देखो, सो दैट dB, ठीक है, dB प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, dB प्रोपोर्शनल टू सर करंट रहेगा, ठीक है, करंट कितना डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स, एंड dB विल आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द लेंथ एलिमेंट, मतलब उतना ही करंट है लेकिन ज्यादा लेंथ है तो भाई ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा dB का वैल्यू, सही है, आवाज देखते रहना पड़ेगा भाई। सो अगला है, अच्छा मैंने क्या बोला कि हाँ आईडीएल हो गया, अभी ये थीटा वाला चीज है और आर बचा हुआ है, आर पे तो वैसे ही डिपेंडेंस है, मतलब dB प्रोपोर्शनल टू 1/r², वही इनवर्स स्क्वायर लॉ जो ग्रेविटेशन में भी लगा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगा था, वो यहाँ भी है, ठीक है। अच्छा अभी थीटा वाला बचा है, तो याद रखना कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फोर्स तभी रहेगा जब एकदम सामने यानी 90 डिग्री पे रहेगा, यानी साइन वाले फैक्टर पे रहेगा, सो dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे में सर इसका मतलब कि हमने फॉर्मूला निकाल लिया, आ रहा है भाई, बिल्कुल निकाल लिया, सबको मिला दिया, dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा, मेरा स्कूल का नाम था आइडियल, बाई r², आइडियल नहीं था, आइडियल था, तो याद हो जाएगा तुमको यार, आइडियल साइन थीटा बाई r²। अब यहां पर बच्चा dB इज इक्वल टू लिखेगा तो क्या लिखेगा आगे, आगे लिखेगा एक कांस्टेंट सर, आइडियल साइन थीटा बाई r² लिख देगा, कौन बड़का बात है, ठीक। अच्छा जी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा सर, जरा वो भी बताइए, डायरेक्शन भी बता देंगे, काहे चिंता कर, थोड़ा सा रुकिए ना, अभी वेक्टर थोड़ा लिखा, वेक्टर के फॉर्म में लिखेगा तब बताएगा, मैं अभी नहीं बताएगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे अपन, चिंता नहीं है। अभी फिलहाल मैं क्या चाह रहा हूं ना, कि मैं बता रहा हूं कि दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, डिपेंड्स, विच डिपेंड्स ऑन
ठीक है, दिस कांस्टेंट डिपेंड्स, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? पहला वही जो वहां पे था यार, जो तुमने कूलम से पढ़ाया लगभग, द इंटरवेनिंग मीडियम, बीच में मीडियम क्या है, और दूसरा द सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड डिपेंड्स ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम, ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज। अब बेटा हम जो है जनरली हम किसके लिए करते हैं? फॉर वैक्यूम। तो हमारी कहानी आ गई कि भाई वैक्यूम के लिए सीजीएस में इसकी k की वैल्यू होती है 1। तो सीजीएस में अगर k की वैल्यू 1 होती है तो मेरा dB का फॉर्मूला क्या हो जाना है? आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, सीजीएस के अंदर, सीजीएस के अंदर। लेकिन ज्यादा हमको मतलब किससे होता है भाई? वी आर मोर कंसर्न व्हेन इट, इसी वैक्यूम के अंदर जब मैं एसआई सिस्टम की बात करता हूँ, एसआई सिस्टम ही मेरे लिए काम का होता है भाई, सीजीएस की इतना ही ज्यादा काम नहीं करता ना आप सीजीएस में, फिर भी पता होना चाहिए, कर सकते हैं, आगे आ सकता है क्वेश्चन वोश्चन। अच्छा, इसमें होता है के का वैल्यू म्यू 0/4 पाई, ठीक है। वहां पर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे म्यू 0/4 पाई आ गया, ठीक है। एंड दिस म्यू नॉट वहां पर था वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, समझ रहे हो? वो एप्सिलॉन 0, इनका आपस में भी रिश्ता होता है, वो सब देखेंगे बाद में। सो दिस इज रिश्ता क्या कहलाता है? दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बता दी के। तो सर हमारा फॉर्मूला हमको मिल गया क्या? यस, बिल्कुल मिल गया। मैं इज्जत से लिखूं, हाँ बिल्कुल। सो dB इज इक्वल टू यू 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 के की जगह पे डालना है ना? अरे डाल दो ना यार, म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अभी भी हमने स्केलर की फॉर्म में लिखा है, जब ये वेक्टर बनेगा तो क्या बनेगा? वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखेगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेगा? तो जरा देखेगा कि यहां पर दो वेक्टर में बना सकता हूं, एक तो इसका p का पोजीशन वेक्टर, दूसरा ये dl, तो यानी r और dl है, ठीक है। तो ये जो कहानी है यहां पर आप देखो साइन थीटा है, मतलब कि क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका है? dl और r का है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको? सर आप तो यार लिख ही सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, अब देखना बाई आर स्क्वायर लिखूंगा मैं, यहां पर dl जो है उसको वेक्टर में लिखा और क्रॉस r कैप लिख दिया, कोई दिक्कत? क्योंकि इसका मतलब क्या है? व्हेन यू ओपन दिस, ये हो जाएगा मॉड ऑफ dl, मॉड ऑफ r कैप और साइन ऑफ थीटा। अब ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगी, तो ये क्या बचा? dl साइन थीटा, तो है तो dl साइन थीटा ही, ठीक है। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मिटा दूं क्या, या तुमको रहने दूं ऐसे ही? ये समझ जाओगे, रहने देता हूं यार, छड्डो। अब ये आर कैप को क्या लिख सकते हैं वैसे? आगे एक और बात बताओ, आर कैप को क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर को लिख कैसे सकते हैं? गिवन वेक्टर बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है ना, यानी कि वेक्टर आर बाय में आर भी लिख सकता हूं। तो अगर वेक्टर आर बाय आर लिख सकता हूं तो नीचे और एक आर है यहाँ पे, तो ये नीचे एक और आर आ जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा ना। तो दैट फॉर्म dB विल बी गिवन बाय म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r बाई r क्यूब। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बीएस लॉ। बिजनेस स्टडी नहीं है ये, बाइट सेवेट लॉ है आसान, समझ गया ना? तुमको इतना याद रखना, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर,
और बाकी तो म्यू नॉट बाय 4 पाई तो यार समझ आ रहा ना यार। सर ये एक और चीज नहीं बताया आपने, म्यू नॉट की वैल्यू क्या? और ये बता देंगे ना यार, ऐसे कैसे नहीं बताएंगे? तो ध्यान से समझ लो, ध्यान से सुन लो, ये जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो हमने कहा, इसकी वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। तो यहां पर यूनिट क्या होगी इसकी, जरा बताओ। यहीं पे रख के देखो ना, इस वाले में म्यू नॉट बाय 4 पाई है, तो म्यू ऊपर ही है, बी यहां पर है, इसका टेस्ला होता है। ठीक है, म्यू ऊपर है, करंट, और ये देखो यहाँ इसका तो कोई यूनिट नहीं होता, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर यहाँ से कट जाएगा, नीचे का ऊपर मीटर चला जाएगा, तो टेस्ला मीटर हो गया, और करंट नीचे आया तो पर एम्पियर। सो दिस इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसकी यूनिट होगी परमिएबिलिटी। सही है, तो ये याद रखो कि ये तुम्हारा म्यू नॉट का वैल्यू हो गया। तो सर इसका मतलब कि k का वैल्यू तो सिंपल है यार, k का वैल्यू तो सिर्फ 10⁻⁻7 ही है व्हेन यू राइट k। ठीक है, अब देखो ये म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7 है, तो 4 पाई 10⁻�7 मतलब 4 पाई कट गया, k की वैल्यू 10⁻�7 आ गई। अब ये सर ऐसे लिखते क्यों है फिर ये म्यू नॉट बाय 4 पाई, सीधे यहाँ पे 10⁻⁷, उसका ना आगे यूज करेंगे, आगे अलग तरीके से, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल में सब पता लगेगा, आसान हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये याद रखें, म्यू नॉट की वैल्यू अपन ने बता दी है और यूनिट भी बता दिया मैंने, डायमेंशन तुम बताओगे। आगे चलत बा और आगे देखत बा कि व्हाट इज दिस। भाई पढ़ रहे हैं, इतना तुमको सहूलियत दिया कि हाँ भाई बिल्कुल उससे तुम कंपेयर कर पा रहे हो, तो उसके साथ कंपेयर करके बताओ भी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कौन से वाले? बायट सावर्ट के और कूलम्ब्स लॉ के। ठीक है ना, बायट सावर्ट वाला यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने पढ़ा और मैग्नेटिक फील्ड वाले में जो हमने पढ़ा, इन दोनों लॉज में आपस में क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, 1/r² था। ठीक है, वो लॉन्ग रेंज वाला कंसेप्ट दोनों फॉलो करते हैं। दूसरा है बोथ फील्ड्स ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहां पर भी होगा, है ना, कि भाई मल्टीपल लेंथ एलिमेंट्स है, करंट लेंथ एलिमेंट्स है, और एक पॉइंट है, तो वहां पर जो टोटल बी रहेगा विल बी सम ऑफ b1 b2, है ना, या db1 db2 सबका सम रहेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां भी फॉलो होगा। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंसेस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड वाज प्रोड्यूस बाय Q, यानी स्केलर क्वांटिटी था, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? द करंट एलिमेंट। करंट तो स्केलर है, पर करंट एलिमेंट IDL, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में एंगल का कोई सवाल नहीं था, साइन थीटा फाइन थीटा नहीं था यहाँ कूलम्ब्स लॉ में, पर यहाँ पे ये एंगल डिपेंडेंट, बायट सावर्ट जो है वो एंगल डिपेंडेंट साइन थीटा वाला चीज आ गया यहाँ, है ना, क्योंकि वहां पर सिर्फ क्या था, Q1 Q2 बाय r², यहाँ पे Q1 IDL साइन थीटा बाय r², थीटा वाली चीज भी आ गई। सो ये चीज ध्यान रहे। बस आगे फिर देखते हैं, इसकी एक एप्लीकेशन देख लेंगे, एक ही एप्लीकेशन, बाकी सब तो भी बहुत आसान कर दिया गया तुम्हारे लिए यार। बायट सावर्ट की एक एप्लीकेशन देख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो ले लेते हैं भैया एक सर्कुलर करंट लूप, क्या ही दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई परहेज है तो बता देना। सही है, सो दिस इज सर्कुलर करंट लूप। मैंने ऐसे क्यों बनाया है? सर्कल तो ऐसे होता है ना यार, सर्कल ऐसे होता है, मान लिया मैंने, ऐसे बना लो, तुमको अगर सुकून नहीं मिल रहा तो बना लो ऐसे। इसको जब मैं हिस्सा देखूंगा तो एक सर्कल को सामने तुम ऐसे देख रहे हो, जब टर्न करोगे तो ऐसे दिखेगा ना यार, सच्ची। तो मैं वैसे ही देख रहा हूं। और इसमें और एक चीज पता है क्या करनी है? फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप का एक्सिस कहां होगा भैया? सेंटर से सीधी लाइन बना लो ऐसे। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, बढ़िया। अब इसका सेंटर को O कह दो, इस पॉइंट को P कह दो, और
यहाँ वाले एलिमेंट को, मतलब अब करंट, इसमें करंट ऐसे है, ये ऐसे करंट है ना, यू नो कि भाई सर्कल ऐसे करंट लूप है, तो ऑफ कोर्स करंट लूप है, तो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, जो हमको देखना है, इस पॉइंट पे देखना। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत का विषय है ही नहीं पॉइंट की। अच्छा, अभी सर थोड़ा मुद्दे पे आते हैं कि जो करंट है वो आई कह रहे हो आप, बिल्कुल कह रहा हूं मैं, कोई दो राय नहीं है, करंट आई है, ठीक है, पूरे वायर में करंट, पूरे लूप में आई है। छोटा सा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा ना सर, क्योंकि हम बायट साइड को अप्लाई कर रहे हैं, तो छोटा सा ले लो ना एलिमेंट, यहाँ पे डीएल ले लो, डीएल ऊपर ले लिया अपन ने। तो अगर डीएल अपन ने ऐसे ले लिया, डीएल की डायरेक्शन क्या है देखो जरा, सर्कल ऐसा है, दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है तो ऊपर की तरफ, दिस इज डीएल का डायरेक्शन, समझ रहे हो, तुम्हारी तरफ डीएल का डायरेक्शन ऐसे, याद रखो दिस इज डीएल, ठीक है, ये डीएल है, और आर की डायरेक्शन ये होगी, आर इज द डिस्टेंस ना, मेरे को पॉइंट से डिस्टेंस तो बनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है भाई, हाँ भाई, ओ भाई, है ना, ये आर हो गया आपको, आर 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 आर। अच्छा, पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे इसको अपन एक्स ले लेते हैं, दिस भी एक्स, रेडियस को कितना ले सर, रेडियस लिया नहीं अपन ने सर, ऐसे कैसे, रेडियस को ए ले लो, समझ ले। तो अब ये जो एंगल बनाएगा यहाँ से, उसको कुछ नाम दे दो भैया, थीटा बोल दो इसको, ठीक है, बस अपना काम हो गया, ये बना लिया ट्रायंगल, तो समझ रहे हो आप, उसका कुछ इस्तेमाल करूंगा। पर मेरा मुद्दा ये है कि अब आते हैं ना हम एक्चुअली पॉइंट पे, कि डीबी की वैल्यू बतानी है पूरे से सर, वो आओ, बाकी से मतलब नहीं मेरे को, यहाँ पे आई वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस कंप्लीट सर्कल, ठीक है, इनफैक्ट बी की वैल्यू बतानी, डीबी क्यों, हर बार स्मॉल एलिमेंट का थोड़ी कर, ये बताना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये डीएल की डायरेक्शन और ये आर इधर, तो डीएल देखो ऐसा क्या, डीएल ये है, आर इधर है, डीएल क्रॉस आर, हाथ ही नहीं मुड़ पा रहा है, देखो ऐसा, डीएल इधर आर इधर, आपस में परपेंडिकुलर भी है ये, है ना, देख लो मेरा हाथ ये वाला, और ये आपस में परपेंडिकुलर भी है, तो अगर मैं इसको, मतलब मान लो ये पकड़ रहा हूं मैं ऐसे, दिस इज आर, दिस इज डीएल, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, दिस इज डीएल, दिस इज आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी एट दिस पॉइंट, ये इन दोनों की प्लेन से, इन दोनों का प्लेन यहाँ है ऐसे, इन दोनों की प्लेन से परपेंडिकुलर, ये अपना डीबी का डायरेक्शन, पहले मेरे को स्मॉल एलिमेंट से निकालना पड़ेगा ना, ये डीबी का डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहां दिखाऊं तो आसान होगा ऐसे, ठीक है, कि दिस इज आर, दिस इज डीएल, तो ये तुम्हारा डीबी का डायरेक्शन, दोनों से परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये ऐसा है, तो भाई इसको थोड़ा सा, इसको भी ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, लगता है ये बात नहीं मानेगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, जो भी करूंगा बढ़िया करूंगा, देखो यहां रिजॉल्व करेंगे भैया, क्या करते हैं अपन को आता ही क्या ज्यादा, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये एक्स मान लो, यहां भी ये 90 है, ये एक्स है, तो ये बचा हुआ क्या हुआ, थीटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अब ना पूछना कैसे, सो दिस इज थीटा, ये डीबी, तो ये डीबी कॉस थीटा, और ये डीबी साइन थीटा, अच्छा जी, तो इससे क्या होगा सर, अरे होगा क्यों नहीं यार, मतलब डीबी का फॉर्मूला तो बाइट साइड से यूज, लिख दूं क्या यहाँ पे, यकीन नहीं होता तो लिख देता हूँ यार, तुम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी
at P due to DL element, ideal element, क्या होगा? So this will be dB is equal to, फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, ये वैक्यूम की कहानी, डेरिवेशन में सब लिखना पड़ता है, वैक्यूम लिया ये वो, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है वो? आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, बराबर है। अब ये बताओ डीएल और आर के बीच में थीटा कितना है? डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? 90 है ना, तो यहां वाले में सीधे मैं साइन 90 कह देता हूं भैया, क्योंकि थीटा मैंने कुछ और भी लिखा है, किसी और चीज को। सो आइडियल साइन 90 बाई आर, साइन 90 सर क्या होता है? 1 होता है, तो इसको 1 कर ही दो। सो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। डीबी की वैल्यू तो समझ आ गई, मैं इसको इक्वेशन 1 लिख दूं सर, ठीक है। अब बात यह है कि मेरे को सिर्फ एक छोटे एलिमेंट से नहीं निकालना है, मेरे को पूरे वायर से निकालना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात। लेकिन उससे पहले ये पहले थोड़ा सा मैं इधर गुत्थी सुलझा लूं। देखो यहां पे तो बात ये है कि अगर मैंने यहां पर पॉइंट ए कहा था इसको, दिस इज पॉइंट ए, इसका वर्टिकली अपोजिट पॉइंट हमने बी ले लिया, और एकदम वर्टिकली अपोजिट एलिमेंट डीएल भी हम यहां पे ले सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, सर बी तो आपने ऑलरेडी यूज किया, सिंबल रिपीट क्यों कर रहे हो? तो यार इसको तुम कुछ बोल दो यार, बोल ही दो यार तुम इसको। क्या लिखूं? ए भी होगा, बी भी हो गया, सी हो गया, डी, इसको सी बोल दो। चलो दिस इज सी, दिस इज डी। तो डी देखो यहां पे, इसका अगर मैं देखूं तो इसका इधर आएगा डीबी डैश, एंगल वही सेम, सिमेट्री है तो भाई एकदम सेम रहेगा, यहां पर भी थीटा रहेगा, डीबी डैश कॉस थीटा, दिस इज डीबी डैश साइन थीटा। और एक बात समझ लो कि भाई सिमेट्रिकल कहानी है पूरी, तो डीबी विल बी ऑफ कोर्स इक्वल टू डीबी डैश, तो उस हिसाब से ये वाला चीज इसको कैंसिल कर रहा होगा, सिर्फ साइन थीटा कंपोनेंट बचेगा। तो उसी को यहां पर अंग्रेजी में थोड़ा सा लिख देना, जो तुम्हारे पास होगा लिखा हो कि वी अज्यूम डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट ऑफ इक्वल ऑफ सेम लेंथ डीएल, ठीक है, नियर एट पॉइंट डी। सो दी कॉस कंपोनेंट्स, सिंस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। ये सब तुम ना बार बार डेरिवेशन लिख रहे हो कि सर पूरा लिखो पूरा लिखो, यार क्यों वो काम कर रहे हो? तुम लिखो, ठीक है, फिर वही कहानी हो जाएगी ना, फिर मैं पूरा ऐसा पूरा जब लिखता रहूंगा ना, तुमको ये डेरिवेशन पे ध्यान नहीं रहेगा, तुम्हारे उस थ्योरी पे ध्यान रहेगा, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू। तुमको एग्जाम में मतलब वो अपने हिसाब से खुद से बनाओ, वो सेल्फ मैटर है, वो लिखो, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है उसमें, ठीक है। सिर्फ सिंबल क्या है वो बताना बहुत जरूरी होता है, कौन सा सिंबल यूज किया और कैसे यूज किया, कैंसिल आउट ईच अदर। तो अपना सिर्फ क्या कंपोनेंट बच रहा है? डीबी साइन थीटा। सभी के जितने भी एलिमेंट्स है सबका डीबी साइन थीटा ही बच रहा है। तो मेरे को जो इंटीग्रेशन की कहानी करनी है, रचनी है जो कहानी, वो कहानी किसके लिए होगी? सो द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन B will be given by, सीधे सीधे अब कितना हो जाएगा? तो B will be इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि एक की वजह से सिर्फ dB साइन थीटा बचा है, ठीक है। तो यहां पर मतलब वो जो लाइनें लिखोगे उसके बाद में ये आ जाएगा dB साइन थीटा, मतलब मेरे को dB को इंटीग्रेट नहीं करना है, dB साइन थीटा को करना है, क्योंकि कॉस कंपोनेंट तो उसका कैंसिल ही हो रहा है, तो कॉस कंपोनेंट मैं यहाँ पे लेके करूंगा, ठीक है। सो दिस विल बी, अब यहां पर सर dB की वैल्यू उठा के डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई, सही है, 4 पाई और आर स्क्वायर भी तो है सर, और इंटीग्रेट अच्छा आगे साइन थीटा भी है। अब देखो इसको मैं एक स्टेप नहीं बढ़ा रहा, मैं इसको मैं क्या करूंगा,
क्यों करूंगा सर, साइन थीटा को ऐसे लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करना है मुझे यहाँ पे, है ना, स्मॉल एलिमेंट ऑफ डीएल ही तो था, है ना, इंटीग्रेट, समझ गए, सब चीज करा, सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल को पास भाग गया, ठीक है। डीएल का इंटीग्रेशन मतलब ये पूरा इसका क्या, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होगा, रेडियस का ए है तो 2 पाई ए हो गया, तो दिस इज गिविंग यू 2 पाई ए, तो मैं लिख दूं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर ये हो गया 2 पाई ए, 2 पाई ए, ठीक है सर। साइन थीटा को क्या पुट करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज यानी ए बाय आर, तो इसको मैं लिख दूं ए साइन थीटा बिकम्स ए बाय आर, दिस साइन थीटा बिकम्स ए बाय आर, तो अब ये आर स्क्वायर और आर क्या हो गया, आर क्यूब हो गया, सो दिस इज बी इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर क्यूब, और यहां पर क्या है a और ये 2 पाई a, तो सर क्या लिखें इसको 2 पाई a स्क्वायर, सर पाई पाई कैंसिल करते हैं, जरूरत नहीं है बाद में, सपोज न्यूमेरिकल में बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। काटना तो काट भी सकते हो, काटोगे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई और यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर सो म्यू नॉट a स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब हो जाएगा, बराबर। अब इसमें भी थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट डालते हैं, मतलब ऐसे आ चुका है, लेकिन अभी r को क्या लिख सकते हो, देखो दिस इज x, दिस इज a, दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, बराबर है। अगले पेज पे करूं, क्यों करूं अगले पेज पे, इसको छोटा ना कर लूं, सही है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, नहीं है तो बोल दो। तो ये ऐसे हो गया, तो r को मैं सर b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, यानी r को क्या लिखा आपने, रूट को क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो ना, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 1/2, और यहाँ क्यूब है तो 3/2, समझे, यहाँ पे रूट था और वहां रेज टू 3 था, तो रूट मतलब हाफ और रेज टू 3 इंटू 1/2 इज 3/2, और ये हो गया 2 पाई ए स्क्वायर। अब एक बात बताओ सर, एक और बात, क्या अब फिर एक बात, हाँ, ये अगर सेंटर पे आ जाएगा, अच्छा एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा, तो मान लो एक है, एक सिंगल टर्न है, ऐसा एन नंबर ऑफ टर्न होगा इसमें लूप में, तो फॉर एन टर्न्स यही टर्म हो जाएगा इंटू एन हो जाएगा, बराबर ना, इसमें एन इंटू एन हो जाएगा। अभी केस पॉइंट, व्हेन द पॉइंट इज नियर एट द सेंटर, फॉर magnetic field intensity at magnetic flux density at center of loop, लूप के ही सेंटर में आ गया, तो x की वैल्यू 0 हो गई इसमें, ये अगर इधर ही आ गया, तो यहाँ पे अगर हमको b चेक करना है तो वहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 हो गया बेटा, अब इस इक्वेशन में क्या होगा, देखो x 0 कर दो अगर, तो ये हो गया a स्क्वायर रेज टू 3/2, अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x 0 मतलब दिस इज 0, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, a क्यूब बचा, यहाँ पर a क्यूब बचा है और यहाँ पर a स्क्वायर है, तो यहाँ पर नीचे सिर्फ एक a बचेगा, सो इन दैट केस द फॉर्मूला फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स विल बी, अच्छा इसको फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ, फिर n के लिखेंगे 4 पाई, एंड दिस विल बी 2 पाई बाय a, ठीक है, ये हो गया अपना b का वैल्यू, और इसका डायरेक्शन तो बताया ही नहीं सर अपन ने, डायरेक्शन ये है ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया है, दिस इज नॉट द डायरेक्शन, डायरेक्शन ये है अलोंग OP, ठीक है, डायरेक्शन इज अलोंग OP, ऐसे तुम राइट हैंड रूल से ही बता सकते हो, कर्ल्ड फिंगर जो है तुम्हारा करंट बता रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये बता रहा है, सही है। n नंबर ऑफ टर्न्स
for n turns this will be equal to mu naught ni by 4 pi 2 pi a, चाहो तो उसको पाई वाला चीज हटा लो, तो म्यू नॉट ni बाय 2a, ये तुम्हारा b का वैल्यू हो गया। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, आइदर दिस और दिस, जैसे भी तुमको कन्वीनियंटली यूज कर सको। ठीक है, अब ये बताओ अगर ये पॉइंट बहुत दूर ले जाए, दिस पॉइंट इज वेरी फार अवे, x जो है वो a से बहुत बड़ा हो जाएगा, उस केस में तुम a को नेग्लेक्ट कर दोगे, यानी a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे इस वाले में, तो जो भी है कहानी वो x के हिसाब से बयान होगा। ऊपर a रहेगा लेकिन नीचे वाले में सिर्फ ये वाला हट जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर रहेगा, ऊपर वाला ये रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तुमको वहां पर चीजें मिलती जाएगी। n नंबर ऑफ टर्न्स का हमने ये कर लिया हो। ओके, आगे चलते हैं एक और बार। इफ यू वांट यू कैन सी इट एकदम सिस्टमैटिक, सिस्टम यानी एटिक। ठीक है, आगे देख लो एम्पियर सर्किटल लॉ। मैंने क्या बताया, एम्पियर सर्किटल लॉ इज जस्ट लाइक अ गॉस थ्योरम जो हमने वहां पढ़ा था। गॉसियन सरफेस हुआ करता था, यहां पर एम्पियर एंड लूप होगा, मतलब दिस इज नॉट अ क्लोज सरफेस, दिस इज अ क्लोज लूप। सिंगल लाइन का ऐसा लूप बनाएंगे अपन। ठीक है, उधर क्या था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स, है ना, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज इन इट। कि भाई एक सरफेस लिया गॉसियन सरफेस, उसमें कितना चार्ज है, तो उसके हिसाब से भाई कितना उससे एसोसिएटेड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कुछ ऐसा है, तो हम ये लिखते थे। इस वाले में क्या है, हम क्लोज सरफेस नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर करंट वाले वायर की बात होगी। तो भैया कितना वायर, कितना करंट उसके अंदर, उस लूप के अंदर, ये मान लो दिस इज द एम्पियर एंड लूप, ये था गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इस लूप के अंदर जितना भी टोटल करंट है, बस उस हिसाब से कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर दिस इज जस्ट टू गेट कंपेयर करने के लिए। देखो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा b, और dl की ds की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम dl लिखेंगे। तो b डॉट dl विल बी इक्वल टू यहाँ पर था 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज, क्योंकि वो वहां पर फॉर्मूला क्या था, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 नीचे आ रहा था ना, यहाँ पर म्यू बाय 4 पाई है ना, म्यू ऊपर आया तो यहाँ ऊपर ही आएगा। सो म्यू टाइम्स या म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दी, वहां चार्ज है, यहाँ पर क्या एलिमेंट है, यहाँ पे करंट है, बस टा। ठीक है, दिस इज जस्ट टू कंपेयर, सो मच सिमिलैरिटी। है ना, लग रहा है कुछ मजो आ गया हो, जैसे ये था वैसे ही है, आ गया। सर इसमें ये तो ठीक है, इसको अपन इसको आगे इसका एक एप्लीकेशन भी कर लेंगे। स्टेटमेंट वापस देख लो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, यानी इस क्लोज्ड पाथ को जो हमने इमेजिन किया है, इसके अंदर जो कितने कॉन्सेंट्रेटेड लाइंस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पता ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, इतने खतरनाक तरीके से, कितनी भयंकर तरीके से वो भरे होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा। सो इज इन वैक्यूम इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडिंग इट, तो इट इज डायरेक्टली इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। सर अगर करंट नीचे की तरफ रहेगा तो क्या होगा, तो वहां पे साइन कन्वेंशन लग जाता है। साइन कन्वेंशन मुझे ऐसे लगता है कि मान लो तुमने ये डीएल का डायरेक्शन लिया, तो डीएल के डायरेक्शन में को अगर तुम फिंगर का डायरेक्शन ले रहे हो, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से जो थंब का करंट रहेगा वो प्लस की तरफ दिखाया जाएगा, और जो नीचे की तरफ रहेगा वो माइनस की तरफ दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ऐसा है, तुमने ये डीएल लिया हुआ है, तो ऊपर वाला करंट मान लो इसके अंदर एक करंट है I1, ठीक है, एक दूसरा करंट है नीचे की तरफ जो है I2। सारे करंट को लेना पड़ेगा, जितने भी करंट है उस लूप के अंदर हमको सब कंसीडर करने पड़ेंगे। तो अब
क्योंकि हमारे राइट हैंड रूल के हिसाब से जो दिस इज डीएल, तो ऊपर वाला करंट प्लस में होगा, तो इसको हम प्लस में दिखाएंगे और नीचे वाले करंट को माइनस दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2। अगर दोनों ऊपर की तरफ होते तो I1 प्लस I2 सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है हमने एम्पियर्स, और इसका एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। आजा एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन में हम क्या देखने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो यानी कि हमने ले लिया भाई, सीधी सी बात है, हमने ले लिया एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। सपोज दिस इज दैट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है, इंटरेस्टिंग कि क्या है, जरा बताओ सर, जरा हमें भी बताओ, हम भी जरा समझे। ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है, वाह कितनी भयंकर बात बताई है, ये पता ही नहीं था। अरे देख रहे हो, देख रहा है विनोद, भाई ठीक है यार, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सो दिस इज इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और इसमें हमने क्या लगा है, दिस इज मान लो एक्स डैश एक्स ले लेते हैं या एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, अभी एम्पियर सर्किटल लॉ से मैं कैसा कर, मतलब मैं सीधे सीधे एक लूप बना लूं ना यार, मतलब इसमें मान लो करंट है आई, मैं सीधे सीधे एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर लिया, मैंने एम्पियर लूप बना लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, दिस इज दैट एम्पियर लूप। इसका लूप का डायरेक्शन, लूप में हमने डायरेक्शन जो लिया हुआ है डीएल, ठीक है, वो ये डायरेक्शन में, मामला ही टेंशन ही नहीं है। अब ये बताओ कि बाय एम्पियर सर्किटल लॉ मैं कह सकता हूं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, करंट है यहाँ पे, हाँ सही है, बी डॉट डी एल। ठीक है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस प्लेस इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस प्लेस में ना, इस ये करंट की वजह से मैग्नेटिक, पता है ना, सर्कल की फॉर्म में होता, तो इस जगह पे कितना है, लेट दैट बी बी। थीटा कितना है इनके बीच में, दोनों सेम डायरेक्शन में, डीएल भी हमने सेम डायरेक्शन में लिया हुआ है, तो थीटा कितना है 0। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे इंटीग्रल ऑफ बी बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब सर जो वैल्यू डालेंगे कि बस ऐसे ही, तो अब बताओ बी की वैल्यू क्या है इस जगह पे। अरे भैया इधर से बी की वैल्यू कितना है, मान लो कि ये इसका रेडियस हम आर ले रहे हैं, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, अरे वही फॉर्मूला है यार, इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला क्यों डाले आप, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करेंगे ना सीधे, म्यू नॉट टाइम, देखो ज्यादा फॉर्मूला डाल रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो डीएल का इंटीग्रेशन मतलब ये पूरा सर्कमफ्रेंस, पूरा सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। सो दिस विल बी बी, और आगे है 2 पाई आर, और यहाँ पर है म्यू नॉट आई, हमको बी ही चाहिए ना, बी का वैल्यू क्यों डालेंगे। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, और यहाँ पे आई, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो ये अपना आ गया, और ऐसे ही अगर जो भी करंट है उस हिसाब से अपन ये करते जाएंगे। तो हमने स्ट्रेट इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की अगर हम बात करें, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर, उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई किया करेंगे। ठीक है, और बी की डायरेक्शन तो भैया आपको वैसे तो पता ही है। ठीक है, तो ये चीज आ गई है, अब हम आगे बढ़त बा, एंड लेट्स
मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ओ हो सोलेनॉइड की डेरिवेशन हटा दी गई है, बट उसका फॉर्मूला हटाया नहीं गया, उस पे उसके ऊपर तुमको कंसेप्ट सवाल पूछा जा सकता है, तो थोड़ा पता होना चाहिए, जरूरी है। सोलेनॉइड क्या होता है? इंसुलेटेड लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो ये इसको शेप को हेलिक्स ही बोलते हैं। तो ये हेलिक्स के हेलिकल शेप में इसको एकदम ऐसे टाइटली वाउंड किया है, इंसुलेटेड वायर होता है। एंड हैविंग अ लॉन्ग लेंथ, लार्ज लेंथ, इसका जो लेंथ है ना, इसके रेडियस के सामने या डायमीटर के सामने बहुत ज्यादा होता है। मतलब समझ लो कि एकदम पतला छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया गया, वो छोटा छोटा वाइन किया गया, लेकिन लेंथ इज वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ दिस सोलेनॉइड, ठीक है। डेरिवेशन नहीं है जैसे मैंने बताया। एंड इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखोगे ध्यान से, तो दिस इज जस्ट रिसेंबलिंग द बार मैग्नेट, एक परमानेंट बार मैग्नेट की तरह ये जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिसेंबल करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सर वो डेरिवेशन जो था, जो हटा दिया गया, उससे क्या फॉर्मूला आएगा, उसको कहाँ कौन सा फॉर्मूला आएगा? सो दिस इज दैट फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई नियर द सेंटर, दिस इज नियर द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर तुमको सवाल पूछा है न्यूमेरिकल या कहीं भी, तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, फॉर्मूला वैल्यू पता है, आई करंट, और n क्या है? n इज दी नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर नियर द सेंटर बोला है तो ये, नियर द एज बोला है, नियर द एंड्स बोला है, तो वहां पर एंड्स की तरफ एग्जैक्टली हाफ कर देना है इसको। सो म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाए। डेरिवेशन सीबीएसई ने बोला, टाटा बाय बाय, ज्यादा कुछ था भी नहीं वैसे उसमें कोई, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर लेगा रे बाबा। तो आइए कंडक्टर लेते हैं बाबूजी। तो यहां पर देखिए कि हमने क्या किया है पता है, एक वायर लिया है बढ़िया वाला, अरे वायर मानेगा नहीं रहेगा, कॉपी कर दिए हैं इसको आप, ठीक है। अब हम वायर बना रहे हैं, तब हम नहीं बना रहे थे, अब बना रहे हैं। देख रहे हैं कितना सुंदर बन रहा है वायर, फिर वही काम करेगा, नहीं मानता है ये, समझ लो। अब तो मैं इसको ना, मैं पिटाई कर दूंगा इसका। ठीक है, अब तुम समझदार हो तो देखो यहाँ पर, देख रहे हो कितना बढ़िया बना रहा हूँ मैं। एग्जाम में इतना बढ़िया मत बनाना, ठीक है, नंबर 1 नहीं मिलेगा इसका एक्स्ट्रा। तो ये हो गया तुम्हारा वायर। अब इस वायर में करंट है, वाह सर वाह, हमको तो बिल्कुल ही नहीं लगा था, उम्मीदें नहीं थी कि इसमें करंट होगा। मजाक नहीं बेटा, मजाक नहीं करते। तो टेन 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 टेन, तो यहाँ पर इसमें करंट दौड़ रहा है बढ़िया, ठीक है, एक्स डैश एक्स। और ये बताओ क्या करना है इसको, करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा। तो भाई साहब ये हो गया अपना, भयंकर है, ले लिए, अब ज्यादा भयंकर ले लिए। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, कितना एंगल बना रहा है बाबू, एंगल थीटा है, ठीक है। दिस इज बी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इसकी शुरुआत पता है कहां से करूंगा मैं? अच्छा, इसकी लेंथ को ले लेते हैं एल, लेट द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर बी एल, लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी ए। मेरे को यहाँ पे कुछ काम है उसका, ठीक है। और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो,
नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये क्यों लिख रहे हो आप? क्योंकि मैं पहले एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट होता है वो मेरे को कहानी पता है, तो मैं उस हिसाब से करूंगा, ठीक है। सो लेट वन इलेक्ट्रॉन बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, दैट स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, पता है ना। उस स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड जो भी है। ऐसे में व्हाट इज द फॉर्मूला? सो लेट फोर्स exerted on one electron be small f। अब ये f कैसे दिया जाएगा? सो f will be given by, और ये लेट नहीं है, लेट हटा दो यहां से। लेट क्यों? हम फोर्स का फॉर्मूला हमको पता नहीं है, शुरुआत में बताया था q इंटू वी क्रॉस बी। व्हाट इज द फॉर्मूला? q इंटू वी क्रॉस बी था फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी vd है, तो इसकी जगह vd लिखूंगा मैं, b तो b है ही, और चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव होगा तो ऐसे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये चार्ज ये आ जाएगा। तो दिस फोर्स ऑन दिस वन इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, सही है। अब यहां पर सर ठीक है, माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन इलेक्ट्रॉन ना। हमको तो पूरे वायर के ऊपर कितना फोर्स है वो निकालना है, मिल जाओ। वायर के ऊपर फोर्स क्या एक्सर्ट? फोर्स असल में इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट हो रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स, ऑल दी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, हमको वही पता करना है। देयरफॉर टोटल फोर्स exerted on all such electron जिससे which is constituting current, all the electron which is constituting current, मतलब that is force on the conductor will be equal to, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें मल्टीप्लाई करना है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर? तो ये नंबर डेंसिटी है। व्हाट इज अ वॉल्यूम? दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में n है, इतना गिवन वॉल्यूम कितना हो गया? a इंटू एल, ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम अगर स्मॉल n से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैपिटल N लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, सीधे ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं सीधे यहां पर लिख देता हूं कि भाई अब मेरे को समझ में आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्चुअली इन द प्रेजेंट फॉर दिस करंट फ्लो। तो दिस कैपिटल F, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल F विल बी इक्वल, क्या आ जाएगा? माइनस ई तो है ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाना है ना, तो माइनस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां लिख दूंगा मैं, E इंटू अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, VD क्रॉस बी। समझ लो, बाकी सब चीजें मैंने वैसी ही रखी है, कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे लाना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के मैं इसको इधर प्लेस कर दे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू, ये वो जो इंग्लिश बोलते तो, इज इक्वल टू माइनस ऑफ NaL E VD क्रॉस B। सही है सर। अब ये बताओ द रिलेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं। नाउ I इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है वो? NeAVD, नियवेद, याद करो यार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन जो हमने वहां पढ़ा, वहां का करंट चैप्टर में।
तो अगर ऐसा है तो मैं अगर आई डी एल लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये अपना इधर डीएल करंट का डायरेक्शन होता है, आई डीएल नहीं, डीएल कहां से आएगा, लेकिन यहाँ इंटू एल, एल को मैं वेक्टर दिखा रहा हूं करंट के डायरेक्शन वाला, जैसे डीएल को दिखा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन, अगर तुम लेंथ को करंट की डायरेक्शन में दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, तो वीडी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यहां पे क्या दिखाना पड़ेगा, माइनस साइन, ठीक है। तो अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो एन ई ए वी डी, है ना, जिससे पता लग जाएगा कि भाई वी डी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये पता लग रहा है। लेकिन आपने यहाँ पर एल से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी एल से मैग्नीट्यूड से उससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। दिस इज आई, तो मैंने दोनों तरफ एल से मल्टीप्लाई किया, बट सिर्फ मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में समझना था, गॉट इट, ठीक है ना, क्योंकि एक वेक्टर को रिप्लेस करना है मुझे, ओके। तो अब यहां पर देखो बहुत ही क्लीन तरीके से, ये देखो माइनस एन ई ए एल वी डी सीधे सब्स्टिट्यूट हो सकता है मेरा आई इंटू एल। So therefore the total force will be given by I into L cross B, है ना, cross B है। This is the formula for force exerted on I into L cross B है, बोले तो क्या, F is equal to I L B sin theta and direction will be given by, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो भाई राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है और ये अपना बी, सो दिस इज एल, दिस इज बी, एल क्रॉस बी बोले तो बाहर की तरफ आएगा अगर ऐसा है, ठीक। तो ये अपना फॉर्मूला याद रख लो बहुत अच्छे से, आई एल बी साइन थीटा है आई इंटू एल क्रॉस बी। एवरीवन कमेंट करके बता करो बीच बीच में यार, सुबह मैं क्या ही बताऊं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट, तो यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, दो लीनियर पैरेलल कंडक्टर ले रहे हैं और दोनों में करंट, एक में I1 दूसरे में I2, ओके। अब इसमें तुमको बताया कि इसका भी ऐसा गोला गोला बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका भी ऐसा गोला गोला बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये तो ठीक है भाई, बात सही है। मेरे को इन गोले से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो मैं ना सिर्फ वो गोले पे कंसंट्रेट करूंगा जो, जैसे मान लो कि इस I2 का जो सर्कल ये वाला, मतलब यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एकदम यहाँ पे टच कर रहा है ना, उसकी बात। अगर यहाँ करंट, अगर यहाँ पर ये करंट वाला वायर नहीं होता, इस पॉइंट पे, इस वाली पॉइंट पे B की वैल्यू क्या होती, बिकॉज ऑफ दिस, तो ये I2 है तो मैं B2 लिख दूं। एट दिस पॉइंट करंट मान लो ये वायर है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता, इफ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो R है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दिस पॉइंट क्या होता, पढ़ा ना अपन ने, म्यू नॉट बाई 2 पाई, क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहां पर 2I, कौन सा I, ये वाला करंट, यानी 2I2 बाई A, इधर क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। सही है, चेक करो भैया स्ट्रेट वायर का, स्ट्रेट वायर किया क्या नहीं किया अपन ने, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, अगर इसको मैं 4 पाई के हिसाब से लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहां पर क्या आएगा 2I बाई R, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R भी लिख सकता हूं। सही है ना, आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, एक ही बात है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई R, आई की इसके वाला आएगा, वो भी मैंने उसको कंसिडर ही नहीं किया। सो ये बी की वैल्यू हो गई। अच्छा अब पिछला वाला फॉर्मूला लगाओ, अब जब दूसरा वायर लाओगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ,
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी करंट कैरिंग वायर, बाहर एक्सटर्नल फील्ड बी की वजह से अगर वायर पे फोर्स की बात करें तो क्या है वो, सो दैट इज आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अब यहां पर देख लो, अभी अब भूल जाओ कि ये वायर है, सिर्फ इसको कंसीडर करो। इसके लिए क्या है, इसके लिए सिर्फ ये है कि भैया एक मैग्नेटिक फील्ड है जो मेरे पास से पास हो रही है। अब मेरे ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मेरे को वही जानना है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दिस, मेरे ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। सो मेरा फॉर्मूला फोर्स का क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फर्स्ट वन ड्यू टू द सेकेंड वन, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इज इक्वल टू क्या है, आई एल बी और क्या था, साइन थीटा, एल क्रॉस एल बी साइन थीटा। एल और बी के बीच में एंगल कितना है, ये लेंथ ऐसा है और ये बी ऐसा है, 90 डिग्री है ना, ये सर्कल ऐसा आ रहा है, तो यहां पर ये 90 है, तो साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर आई और एल, अब यहां पर ना मेरे को लेंथ का हिसाब किताब हटाना है, तो लेंथ पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख देता हूं। क्या लिखूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट, इसमें स्टार्टिंग से तुमको फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखना है क्या, मैं लिख दूं यहां पे, लेकिन एल से एल नहीं लिखूंगा तो समझ नहीं आएगा फॉर्मूला कहां से है। एंड बी क्या है, इस पॉइंट पे B2 है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू आई इंटू B2, B2 की वैल्यू क्या है देखो, म्यू नॉट 2I2 बाई 4πr, और बाहर का ये तुम्हारा ये वाला करंट क्या है, इसके अंदर करंट क्या है यार, I1 है ना। सो इट इज ओवरऑल, खिचड़ी बन गई है। सो इट इज ओवरऑल F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π 2 इंटू I1I2 बाई R। अब तुमको देख रहा है कि भाई इसने इस पे वो फोर्स है, तो ऑफ कोर्स वो जो उल्टा भी जो होगा F21, क्या उसका कुछ अलग मिलने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा, बाकी मैग्नीट्यूड तो वही आएगी ना, म्यू नॉट बाई 4π, क्योंकि यहां पर I1I2 क्या ही एक्सचेंज करोगे, I2 I1 लिखोगे, बाकी सब चीजें वैसी रहेगी, सिर्फ इक्वल अपोजिट रहेगा, सही ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो यही है, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन। ओके, तो फॉर्मूला निकाल गया है। वंस अगेन मैं चाहूंगा थोड़ा बताने को, जिसमें तुमको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए कि हमने क्या करा, हमने ना पहले इस वाले वायर को ही अज्यूम नहीं करा, हमने क्या करा कि उसी डिस्टेंस पे जहां पे वायर है उसी डिस्टेंस r जितने डिस्टेंस पे b की वैल्यू क्या है वो बता दी, ड्यू टू दिस करंट वायर, वो तो फॉर्मूला ही है अपने पास। सो दैट B2 यानी कि इसकी वजह से इस डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π 2I2 बाई R, ये लिखा हमने, जो हमने पहले से डिराइव किया है बस वही लिखा हमने। अब इसको भूल गए, अब हम ये देख रहे हैं इस वायर को कि जिसमें करंट I1 दौड़ रहा है, और यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पे वो वायर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B2 है, जिसकी वैल्यू है अपने पास, यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस। और तो मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए फोर्स एक्सर्ट का फॉर्मूला हमने अभी इसके पीछे वाले स्लाइड में किया था। फोर्स एक्सर्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, I इंटू एल क्रॉस बी, I इंटू एल क्रॉस बी। तो अगर फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ होगा तो क्या हो जाएगा, I इंटू बी, है ना, यूनिट लेंथ डिवाइड बाय एल कर रहे हो, पर यूनिट लेंथ की बात करो तो I इंटू बी, तो वही इसके अंदर करंट है I1 और B क्या है, B2 है, तो I1 B2 सीधे I1 इंटू B2 की वैल्यू डाल दी है। सो वी गॉट दिस, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन है अपना I क्रॉस B, देखो ये फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, है ना। सो क्या लिखते हो, I इंटू एल क्रॉस बी ना, तो राइट हैंड रूल के हिसाब से इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, ये है अपना I और ये है B, सो I क्रॉस B इज दिस,
तो ये अट्रैक्शन ये रहेगा F12, और तुम इसके ऊपर सेम अगर उल्टा करते हो कि भाई इसकी वजह से इसके यहाँ पर क्या आ रहा है, तो इसका भी क्या है, इसका भी कैसे रहेगा, ऐसे, है ना। यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड B1 रहेगा वो ऐसे रहेगा, इस तरफ B है, B1 है, और ये I2 ऊपर है। तो देखो I2 B1, इधर भी जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये भी है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन वही अगर करंट, दूसरा वाला करंट उल्टा हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो यानी पैरेलल करंट रहेगा, यानी करंट इन सेम डायरेक्शन। पैरेलल करंट मतलब क्या, करंट इन सेम डायरेक्शन। तो हम क्या देख पा रहे हैं, दिस इज ऑल बाय राइट हैंड थंब रूल जो पढ़ा हुआ उस हिसाब से। तो यहां पर क्या रहेगा, इस वाले में अट्रैक्शन होगा। और एंटी पैरेलल करंट होगा, यानी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वहां पर क्या होगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कूल, बढ़िया, एकदम बढ़िया जी। अब यहाँ पर 1 एम्पियर को भी डिफाइन करा गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एकदम सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है इस चीज को, कि उसी को यूज करके 1 एम्पियर को डिफाइन कर लो। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हो, अभी फॉर्मूला क्या था अपना इसको, इफ आई यूज दिस म्यू 0 बाई 4 पाई 2 इंटू I1 I2 बाई R। तो मैं कह रहा हूं F इज इक्वल टू, दो वायर के बीच में, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई R। अगर ये हिसाब किताब है, अगर मैंने ये करंट 1 एम्पियर लिया, अगर मैंने ये करंट 1 एम्पियर लिया, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर लिया, कहानी पूरी वैक्यूम में चल रही है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो वैल्यू रहेगा वो क्या आएगा, हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना। अभी ऐसे में व्हाट इज 1 एम्पियर देन, ठीक है। तो यहां पर देखना, 1 एम्पियर इज दैट मच करंट। 1 एम्पियर वो करंट होगा जब थ्रू ईच ऑफ द 2 पैरेलल यूनिफॉर्म लॉन्ग कंडक्टर्स प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, सारी कंडीशन 1 कर दी है मैंने, ठीक है। ईच अदर विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो यानी कि अगर ऐसा सब ले लिया तुमने, ये सब 1 हो गया, ये सारा कुछ 1 हो गया, कितना हो जाएगा जरा कैलकुलेट कर लो। F इज इक्वल टू, म्यू नॉट की वैल्यू क्या आती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और ये नीचे डिवाइड बाय 4 पाई है, और बाकी यहाँ 2 बचा हुआ है, बाकी सारी चीजें 1 हो गई है। तो ऐसे में ये कैंसिल हुआ, और फोर्स कितना बना, फोर्स बना 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन, क्योंकि हमने 1 मीटर का हिसाब लिया है, तो यानी इतना फोर्स आ रहा है। तो क्या हम इससे 1 एम्पियर डिफाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कि सर 1 एम्पियर वो करंट होता है जो 2 वायर्स में हम इक्वली पास करें, 2 पैरेलल वायर्स में, ठीक है। और वो करंट 1 एम्पियर तब होगा जब उनके बीच का डिस्टेंस 1 एम्पियर है, 1 मीटर है, वैक्यूम में रखे गए हैं, और आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स जो है उनका कितना है, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का। मतलब हम यहाँ पे खेल रहे हैं इसी के साथ, ठीक है। कि मान लो कि अगर तुमको ये नहीं पता होता कि भाई हमने कितना करंट लिया है, बट अगर फोर्स, मतलब डिस्टेंस तुमने 1 मीटर लिया होता और फोर्स तुम्हारा ये आ जाता, तो ऐसे में तुम श्योरली बोल सकते थे कि हाँ भाई ये फॉर्मूला के अनुसार दोनों का जो करंट है वो 1 एम्पियर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे डिफाइन करा गया कि द फोर्स विल बी सेड टू बी 1 एम्पियर इन द 2 पैरेलल वायर्स, ठीक है, केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम। द फोर्स 1 एम्पियर कब रहेगा, 1 एम्पियर ईच कब रहेगा, when the force between them is 2 into 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक है। यहां पर चलें आगे, और अगला जो है बच्चा वो ये देख लेते हैं, करंट एज अ करंट लूप एज अ मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये बस तुम फिलहाल के लिए ये याद रख लो कि भैया एक अपन ने करंट वाली लूप ले ली, ओके, इसमें करंट दौड़ रहा है, ठीक है, और इसका जो एरिया ऑफ है वो मान लो A है, मतलब इस लूप का,
ठीक है, तो ये वायर है, इसके अंदर इसका करंट दौड़ रहा है, इसका एरिया ये है। ऑफ कोर्स हमको पता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, पता है ना। तो ऐसे में नाउ दिस इज बिहेविंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, एक साइड नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, राइट। तो ये ऊपर वाला जो है नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल, और ये वाला साउथ की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। थोड़ा और टर्न बढ़ा लिया तो और हो जाएगा वैसे। ऐसे में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो सिंपल याद रखो, I इंटू ए। तो अगर हमारा करंट कैपिटल I लिखा है हमने, तो ये हो जाएगा I इंटू ए, ठीक है। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट लूप, ठीक है। अब यहाँ पर अगर n टर्न्स है तो वो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, उस हिसाब से NIF हो जाएगा, NIA हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखें हमको आगे इसको, जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो P से रिप्रेजेंट होता है, ये इसमें यूज कर लेंगे। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये शुरुआत हो गई बेसिकली तुम्हारे वो मोटर वोटर की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है ना। दिस इज एग्जैक्टली लाइक मोटर जो घूमता है, तो वहां पर टॉर्क है इसलिए घूम पा रहा है, टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है। क्यों एक्सर्ट हो पा रहा है? रेक्टेंगुलर कॉइल है, थोड़ा अगर 10th में से डिलीट कर दिया जाए। सो let me take it as बढ़िया आ रहा है, ऐसे चल जाएगा। नहीं, मजा नहीं आ रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा, अपने से ड्रॉ करने में मजा आएगा। ये लिया हमने, ठीक है। सो दिस इज दैट रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, और इसके अंदर करंट मान लो कि करंट ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट क्यों होगा? करंट कैरिंग है, ठीक है, करंट इसके अंदर है वो ठीक है, पर टॉर्क एक्सर्ट क्यों होगा? द रीजन इज कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, ठीक है। अच्छा, इसको इसके मैं ब्रेड को B लिख देता हूँ, इसके लेंथ को इस रेक्टेंगुलर कॉइल के इसको मैं L लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो मान लो दिस एंगल भी थीटा, ठीक है, यानी प्लेन ऑफ दिस कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट एंगल भी थीटा, ओके। सर वो एंगल थीटा ले लिया, एक और मैं लेता हूँ यहाँ पे एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग मेरे को आगे उसको यूज करना। सो ये अपना इसका रेक्टेंगुलर प्लेन जो है उसको अगर हम एक एरिया वेक्टर माने तो उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलरली, उससे परपेंडिकुलर। तो मान लो कि ये हो गया अपना एन, या उस एरिया वेक्टर में एन कैप उसका यूनिट वेक्टर मानता हूँ। सो ये वाला एंगल मान लो अल्फा ले लो, कितना है? अल्फा, ओके। जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर कॉइल है और बी है उसके बीच में जो एंगल थीटा है, और जो रेक्टेंगुलर कॉइल का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, या परपेंडिकुलर जो उसका यूनिट वेक्टर है, उसके बीच में बी का जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। अभी फिलहाल उन सब चीज़ों से बाहर आओ और यहाँ पर बहुत बेसिक तौर पे फोर्स का डायरेक्शंस क्या होगा वो देख लो। तो 4 अलग अलग एलिमेंट्स है, PQ, QR, RS, PS। इनके ऊपर फोर्स क्या होगा? सो लेट दिस बी कॉल्ड F1। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो देख लेते हैं। फोर्स की डायरेक्शन विल बी, एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हो, दूसरा लेफ्ट हैंड रूल में परपेंडिकुलर होता है, ये वो होता है ऐसा, ठीक है। तो राइट हैंड, यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे? अरे वही वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला। तो L क्रॉस B देखते जाओ, यानी L मतलब करंट का डायरेक्शन, I क्रॉस B देखते जाओ। तो यहाँ पे इस वाले में I इधर है, B इधर है, तो I क्रॉस B यानी फोर्स इसके ऊपर ऊपर वाला हो गया। कलर चेंज, लेट दिस फोर्स बी कॉल्ड, इसको मैं F2 इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इसको F1 है, PQ वैसा हो जाएगा।
ओके। और सो F1 का क्या रहेगा, देखो यहाँ पर करंट नीचे की तरफ है और B इधर है, तो I क्रॉस B आउटवर्ड्स, तो यानी इसके ऊपर जो फोर्स रहेगा ये इसको आउटवर्ड ढकेल रहा है F1। इसमें इन्वर्स होना चाहिए, देख लेते हैं। करंट ऊपर है, B इधर है, तो I क्रॉस B अंदर की तरफ F3। इस वाले में यहाँ अपवर्ड है तो यहाँ डाउनवर्ड होना चाहिए ना, I क्रॉस B, I इधर है, B इधर है, सो I क्रॉस B। I क्रॉस B नहीं होता, L क्रॉस B होता है वैसे। सो दिस इज F4, बराबर है, एकदम बराबर है। अब देखो इसमें होगा क्या कि देखो एंगल सेम है, थीटा यहाँ भी है, थीटा वहाँ भी है, मतलब ये वाले केस में ऐसा होगा कि F2 एंड F4 तुम जो भी वैल्यू लिख दो कि हाँ L क्रॉस, मतलब क्या आएगा L क्रॉस B, फिर वो साइन थीटा जो भी कंपोनेंट्स आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड उनका सेम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का लेंथ भी सेम है ना, विच इज B, और करंट भी वही फ्लो कर रहा है, ओरिएंटेशन भी वही है, तो क्या हो जाएगा, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसल ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि देयर लेंथ्स आर सेम, है ना, लेंथ इज सेम, ओरिएंटेशन थीटा इज सेम, ठीक है, करंट इज इक्वल, तो उस हिसाब से ये कैंसिल कर रहा है। तो ये वाला जो फोर्स है इसको कैंसिल कर रहा है, मतलब इनका कोई असर नहीं रहेगा, हमारे टॉर्क में दो फोर्स बचे, मतलब दो फोर्स की वजह से ही क्रिएट हो रहा होता। तो मैं उसको ना फिलहाल उन दोनों फोर्सेस को ऐसे दिखा देता हूं। F1 F2 ये उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, असल में हमको देखा जाए तो हमको हमारे पास ये लेंथ है, दिस लेंथ इज B, ठीक है, उनकी ओरिएंटेशन जो एंगल है दिस इज दैट एंगल थीटा ना, तो ये क्या हो जाएगा B cos थीटा, है ना एडजेसेंट। सर ये क्यों यूज कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, अब हम सीधा यहाँ पर ना टॉर्क के ऊपर आते हैं, फिर वो वैल्यू डाल देंगे उसमें क्या है। सो टाउ इज इक्वल टू एनी वन ऑफ द फोर्स, यस, कौन सा फोर्स है, F3 और F1 है ना, उसको एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है टॉर्क, राइट। तो एनी वन ऑफ द फोर्स, अब फोर्स की वैल्यू बताओ भाई, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखूंगा मैं, ये वाला, यानी B cos थीटा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, सो द फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, L I इंटू L इंटू B इंटू साइन थीटा, बराबर। अब साइन थीटा, अब देखो B और यहाँ पे ये जितना भी घूमे, B और करंट हमेशा क्या रहेगा आपस में 90 डिग्री पे रहेगा, सेम गोज हियर, ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज रहेगी, 90 डिग्री रहेगा। तो साइन 90 विच इज इक्वल टू 1, यानी IL B हो गया, ठीक है। तो इसको हम सीधे यहाँ पर ले आते हैं, सो दिस विल बी ILB, और यहाँ पर स्मॉल b cos थीटा है। अब L इंटू B क्या होता है, एरिया होता है, तो I इंटू A और फिर B cos थीटा। अब ये एरिया ऑफ तुम्हारा क्या हो गया, एरिया ऑफ कॉइल हो गया, एरिया ऑफ कॉइल। अब ध्यान देना, cos थीटा, क्या मैं cos थीटा को यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, देखो थीटा प्लस अल्फा 90 है, सिंस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, एंड दैट इज, तो अगर cos थीटा है, cos ऑफ 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, विच इज साइन अल्फा। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू IAB साइन अल्फा। मेरे को अल्फा में इसलिए लिखना था क्योंकि अब मैं एरिया वेक्टर बना सकता हूं जिसका
जो परपेंडिकुलर होता है एन कैंप के हिसाब से हमने तो ये लिख दिया है। तो फिर नाउ ये चीज को मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा फॉर एन टर्न्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा। ठीक है, अब ये एन आई ए को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, बराबर, इस लूप का, इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो टाउ इज इक्वल टू, नाउ दिस इज अ वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर साइन अल्फा लिखते हैं, वैसे भी एरिया वेक्टर बन गया, तो ये दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज गिवन बाय, अब साइन अल्फा है मतलब कि m क्रॉस b, ये हो गया अपना फॉर्मूला टॉर्क का। ठीक है, तो यहां पर होता है ये चैप्टर मतलब डेरिवेशंस के हिसाब से, और बाकी कुछ इसके बाद जो गैल्वेनोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी है वो सब चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, आसान है, इजी है, ये सब चीज़ें अगर आ गई है तो वो आप आराम से कर लोगे। कुछ और डाउट होगा, कोई भी और चीज़ है तो भाई कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।